नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं पंकज आपके अपने चैनल पंकज क्लासेस पे स्वागत करता हूं। बेटे आज जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। सबसे पहले अगर बात करें कि सर असेसमेंट ईयर होता क्या है और प्रीवियस ईयर होता क्या है, राइट। देखो, कोई भी इंसान अगर कोई पैसा कमाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, राइट। अगर आप पैसा कमाते हो और अगर आपके स्लैब रेट से ऊपर आप अगर इनकम कमाते हो और आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। सर कब टैक्स देना पड़ता है? जैसे मैं कोई इनकम कमाता हूं 2022-23 में, ठीक है जी, या 21-22 में जो मैंने इनकम कमाई थी, राइट। 21-22 में जो मैंने इनकम कमाई थी, तो हम कहेंगे जिस साल हमने इनकम कमाया उसको हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? उसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। जिस साल हमने इनकम कमाया, इनकम अर्न, है ना। अगर मैं कहूंगा यहां पे तो यहां पे क्या कहूंगा? सर इनकम अर्न, है ना, इनकम अर्न। यहां पे ध्यान से देखना, जब हम पैसे कमा रहे हैं उस साल को हमने क्या कहा? प्रीवियस ईयर। और जब हम इसका टैक्स देंगे तो कब दिया होगा? हमने 22-23 में टैक्स दिया होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? असेसमेंट ईयर हो जाएगा। असेसमेंट ईयर क्या होगा? जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, जिस साल हम टैक्स पे करते हैं, है ना, टैक्स पे, उसको हम कहेंगे असेसमेंट ईयर। तो हमने कहा असेसमेंट ईयर क्या होता है? ईयर इन विच टैक्स इज पेड, ठीक है जी। जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उसको हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। फिर से समझना कि 22-23 में जो हमने पैसा कमाया, 22-23 में जब हमने पैसा कमाया तो ये प्रीवियस ईयर भी हो गया। और इसका टैक्स हम कब दिया? हमने 23-24 में दिया, राइट। तो 23-24 क्या हो गया मेरे लिए प्यारे बच्चे? असेसमेंट ईयर। तो हम कह सकते हैं कि एवरी असेसमेंट ईयर इज अ प्रीवियस ईयर एंड एवरी प्रीवियस ईयर इज एन असेसमेंट ईयर, ठीक है जी। हर असेसमेंट ईयर एक प्रीवियस ईयर भी होता है और हर प्रीवियस ईयर एक असेसमेंट ईयर भी होता है, राइट। सबसे पहले ये चीज क्लियर हो गया कि प्रीवियस ईयर का क्या मतलब होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब इनकम टैक्स में होता है कि जिस साल आप पैसे कमा रहे हो उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि भैया पहले पैसा कमा लो, अर्ज कर लो, जुगाड़ लो, अपने पास रख लो, फिर हमको नेक्स्ट ईयर टैक्स दे देना। तो उसके अगले साल जो अकाउंटिंग ईयर बनेगा वो आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा। फिर अगले साल आप जब पैसा कमाओगे उसके अगले साल उसको आप टैक्स दोगे। तो इसीलिए हम यहां पे एक और लाइन हमने ऐड कर दिया कि एवरी असेसमेंट ईयर इज अ प्रीवियस ईयर एंड एवरी प्रीवियस ईयर इज एन असेसमेंट ईयर, राइट। तो हर असेसमेंट ईयर एक प्रीवियस ईयर भी होता है और हर प्रीवियस ईयर एक असेसमेंट ईयर भी होता है। देखो, ये नॉर्मल केस था कि सर असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। इसका नॉर्मल केस यहां पे आपने देखा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। गवर्नमेंट कहती है हम आपको वेट नहीं करने देंगे भाई, क्योंकि आपको अगर हमने वेट करने दिया तो आप हमें वेट करा दोगे, हमें दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो इन कुछ केसेस में 5 ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें अगर आपके बिजनेस या काम फॉल करता है तो गवर्नमेंट आपसे कहती है कि भैया हम असेसमेंट ईयर तक का आपसे वेट नहीं करेंगे, आपको जितना भी टैक्स होता है वो आपको प्रीवियस ईयर में देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने इसको किस कैटेगरी में रखा है? सर इसको एक्सेप्शंस वाली कैटेगरी में रखा गया है, राइट। जब एक्सेप्शंस वाली कैटेगरी में आप इसको रखते हो तो इसका मतलब यह है कि ये सारे टैक्सेस जो है वो प्रीवियस ईयर में पे होगा, ना कि असेसमेंट ईयर में पे होगा। अब यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने लिखा है सेक्शन 172। सबसे पहला जो सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, सेक्शन 172 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनी, ठीक है जी। यहां पे क्या होता है? शिपिंग बिजनेस, शिपिंग बिजनेस किसके लिए? नॉन रेसिडेंट कंपनी के लिए, ठीक है जी। या फिर कोई भी नॉन रेसिडेंट एंटिटी है, फर्म है, पार्टनरशिप है, जिसकी भी बिजनेस हो। सर ये नॉन रेसिडेंट बिजनेस के लिए बात कर रहे हैं, जो बिजनेस नॉन रेसिडेंट है उसके लिए बात कर रहे हैं। अगर आप शिपिंग बिजनेस करते हो, रेसिडेंट हो, तो आप एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल नहीं करोगे। लेकिन अगर आप शिपिंग बिजनेस करते हो और आप नॉन रेसिडेंट हो तो आप एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल करते हो। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखो, ऐसा इसलिए होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये किससे घिरा हुआ है? ये वाला पोर्शन समुद्र से घिरा हुआ है, राइट। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो लैंडलॉक है और नीचे वाला पोर्शन जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, राइट। तो कमोबेश पूरा वाला पोर्शन जो है समुद्र से घिरा हुआ है। यहां पे अगर कोई बाहर से कोई शिप आती है, राइट, यहां पे अगर कोई बाहर से शिप आती है जो कि फॉरेन कंपनी की शिप है, तो भैया छोड़ने से पहले आपको अपना टैक्स इंडिया में सबमिट करना पड़ेगा। मतलब आपको डॉक क्लियरेंस चार्जेस, डॉक क्लियरेंस आपको तभी मिलेगा, आप डॉक छोड़ के तभी जा सकते हो जब ये वाला टैक्स पे कर देते हो।
राइट। जब ये वाला टैक्स आप पे कर देते हो तभी आप यहां से जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, जो आप छोड़ के जा सकते हो दूसरे कंट्री। मतलब आपको यहां से निकलने से पहले ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे हम एक्सेप्शंस की कैटेगरी में फॉल करते हैं, सेक्शन 172। सर ऐसा क्यों होता है, आप इससे अगले साल क्यों नहीं लेते? देखो, जो शिपिंग कंपनी अभी आया है वो अगले बार ऑस्ट्रेलिया जाएगा, उसके बाद अमेरिका जाएगा, उसके बाद कहीं जाएगा, फिर 5-7 साल बाद वापस इंडिया आएगा, राइट। तो सर क्या हम 5-7 साल तक वेट करते रहेंगे या 2-3 साल तक वेट करते रहेंगे कि भैया तुम जब आओगे तब टैक्स दे देना? नहीं। इसलिए इसको कहा जाता है कि भैया आप जैसे ही यहां से बंदरगाह छोड़ोगे, जैसे ही आप यहां से पोर्ट को छोड़ोगे, वैसे ही आपसे टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। तो ये पहला एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन का नाम सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 172 है। किस लिए होता है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट के लिए होता है। किस लिए होता है मेरे प्यारे बच्चे? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट के लिए होता है। चल, आई होप सो सबको पहला सेक्शन क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 174, है ना। जब हम सेक्शन 174 के लिए आते हैं तो सेक्शन 174 किस लिए कहता है? असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। अब देखो ध्यान से फिर से कि सर यहां पे क्या कह रहा है कि कोई इंडिया छोड़ के बाहर जाता है, इंडिया से बाहर जाता है, राइट, किसी और कंट्री में मूव करता है। तो भैया ऐसे कैसे पता लग जाएगा सरकार को कि भैया आप इंडिया से बाहर जा रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो सर। जब बाहर जाओगे तो पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा, और वीजा में लिखा होता है कि आप कहां जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, राइट। और अगर आप परमानेंट देखो घूमने फिरने जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमानेंट जा रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, बिजनेस के पर्पस के लिए जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए अगर बाहर जा रहे हो तो गवर्नमेंट को पहले बता के जाना होता है, राइट। अब जब गवर्नमेंट को बता के जाओगे तो गवर्नमेंट कहता है जी जाओ जी, आप नो ड्यू सर्टिफिकेट ले आओ। आप क्या ले आओ? नो ड्यू सर्टिफिकेट ले आओ। किससे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, राइट। आप क्या करो? नो ड्यू सर्टिफिकेट ले आओ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि आप जो आज जा रहे हो वो आप अगले साल टैक्स देने के लिए आओगे नहीं। आप अगले साल वहीं अमेरिका में, यूरोप में, चाहे जिस भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो काम करने के लिए, आप वहीं पे सेटल हो जाओगे, राइट। तो आप यहां पे टैक्स देने के लिए नहीं आओगे। तो आप पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अभी तक के जितने भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो पे कराइए और नो ड्यू सर्टिफिकेट ले आइए। उसके बाद आप चले जाना। ये कौन से सेक्शन में दिखता है? सेक्शन 174 में दिखता है। सेक्शन 174 क्या कहता है? असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। क्या कहता है बेटा? असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जाना चाहता है, किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए इंडिया अगर छोड़ के जाना चाहता है तभी 174 लागू होगा। याद रखना, घूमने के लिए, किसी दोस्त रिश्तेदार के शादी में जाने के लिए अगर आप जा रहे हो तो सेक्शन 174 लायबल नहीं होगा। सेक्शन 174 कभी लायबल होगा जब आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो। किस पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए, तभी ये लागू होगा। चलिए, आई होप सो आप लोगों को 174 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन 174A। सेक्शन 174A। सेक्शन 174A क्या कहता है? अगर आप कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हो या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाते हो, राइट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म करते हो, राइट। यहां पे ध्यान से देखना, किस लिए कर रहे हो? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हो। जैसे ही वो पर्पस पूरा हो जाएगा, वो दोनों एसोसिएशन ऑफ पर्सन या जो भी आपने पार्टनरशिप, टेम्पररी पार्टनरशिप करी है, वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो राम जो है एक कंस्ट्रक्शन बिल्डर है, राइट। राम जो है कंस्ट्रक्शन बिल्डर है, इसको एक मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन राम जो है अकेले मॉल नहीं बना सकता, या राम एंड राम सन्स जो अकेले मॉल नहीं बना सकता। तो सर इसने क्या किया कि कृष्ण को बुला लिया, ठीक है, कृष्ण एंड सन्स को भी बुला लिया और कहा हम पार्टनरशिप करके यहां पे मॉल बना लेते हैं। हम यहां पे पार्टनरशिप करके मॉल बनाते हैं। जैसे ही मॉल बन जाएगा, राम अलग हो जाएंगे और कृष्ण अलग हो जाएंगे, है ना। तो राम का जो बिजनेस है वो अलग हो जाएगा और कृष्ण का जो बिजनेस है वो अलग हो जाएगा, राइट। तो यहां पे ध्यान से समझना कि कभी कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपस में मिलते हैं,
किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपस में मिलते हैं, तो जैसे ही पर्पस फुलफिल होगा दोनों का बिजनेस अलग अलग हो जाएगा, दोनों का बिजनेस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट कहती है भैया जैसे ही तुम्हारा पर्पस फुलफिल होगा तुम अलग अलग हो जाओगे, तो भैया आप पहले टैक्स दे दो। कब टैक्स दे दो, प्रीवियस ईयर में टैक्स दे दो, हम आपका असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं करेंगे। फिर से सुनना बेटा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको देखो, यहां पे मैंने कहा कि मान लो दो व्यक्ति है, ठीक है जी, ये है मिस्टर एक्स, ठीक है जी। मिस्टर एक्स जो है मान लो किसी काम को करता है, जैसे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अब इसको NHAI का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बड़ी कॉन्ट्रैक्ट है जो अकेले पूरा नहीं कर सकता। अब ये जाता है किसके साथ, मान लो अपना टाई अप कर लेता है, किसके साथ टाई अप कर लेता है, से DLF के साथ टाई अप कर लेता है। तो मिस्टर एक्स और DLF का टाई अप तभी तक होगा जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए, है ना, जब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा ना हो जाए। तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन पूरा होगा मिस्टर एक्स अलग और DLF अलग, राइट। तो अगर किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का फॉर्मेशन इस कारण से हुआ है कि भैया वो पर्पस हमें पूरा करना है, तो जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा वैसे ही दोनों अलग हो जाएंगे, वैसे ही दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, राइट। तो सेक्शन 174A भी आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा समझता हूं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब ऐसे देखना सर, सेक्शन 175 रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ऐसा होता है, मान लो कोई बहुत तगड़ी असामी है, बहुत पैसा कमाता है, ऊपर वालों के धर्म से बहुत ज्यादा पैसा है, राइट। अब उसको, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसको टैक्स भी उतना ही बचाना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर उतना ही ज्यादा टैक्स लगेगा, राइट। तो यहां पे ध्यान से समझना होगा क्या, मान लो एक है मिस्टर चौहान, ठीक है जी, या मिस्टर एक्स कर देते हैं, मिस्टर एक्स है, राइट। मिस्टर एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, कहां पे, सिविल लाइंस में। एक प्रॉपर्टी है कहां पे, राजीव चौक या कनॉट प्लेस में, राइट। एक प्रॉपर्टी है कहां पे, साउथ दिल्ली में, राइट। अब एक और प्रॉपर्टी है जो गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, वो कहां है बेटा, गुरुग्राम में। अगर मैं बात करता हूं उसके पास एक फार्म हाउस है, राइट। अब एक बार बताओ, कोई एक घर में ही तो रहेगा, बाकी सब घर इसके पास क्या है, किसी काम का नहीं, राइट। या तो वो किराया पे लगा देगा, किराया प्रॉपर्टी खाएगा, या वहां पे बिजनेस करेगा, लेकिन बाकी सब घर में नहीं रह सकता, किसी एक ही घर में इंसान रहता है, राइट। अब यहां पे क्या करेगा, या तो बाकी सारे घर को क्या करेगा, किराए पे लगा देगा, सिविल लाइंस में वो खुद रह रहा है, राइट। या फिर क्या करेगा सर, दूसरे प्रॉपर्टी को अपने वाइफ के नाम पे, अपने पापा के नाम पे, अपने मम्मी के नाम पे, अपने सिस्टर के नाम पे, अपने भाई के नाम पे ट्रांसफर कर देगा। ऐसा ट्रांसफर क्यों करता है, ऐसा ट्रांसफर इसलिए करता है जस्ट टू अवॉइड टैक्स, जस्ट टू अवॉइड टैक्स, ठीक है जी। अब जब हम टैक्स अवॉइड करने के लिए ऐसा कुछ काम करते हैं तो गवर्नमेंट कहते हैं बेटा तुम शाने, हम 1.5 शाने हैं, तुम अगर शाने हो तो हम 1.5 शाने, कह रहे तुम टैक्स ट्रांसफर कर दो प्रॉपर्टी, लेकिन टैक्स किससे लेंगे, हम मिस्टर एक्स से लेंगे, हम मिस्टर एक्स के भाई से ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। इस पर जो होने वाले टैक्स है वो किससे लेंगे, आप ही से लेंगे। और कब लेंगे, ट्रांसफर करने वाले ईयर पे ले लेंगे, प्रीवियस ईयर पे ले लेंगे। और कब लेंगे आपसे टैक्स, सर प्रीवियस ईयर पे ही ले लेंगे, राइट। तो कब आपसे टैक्स लिया जा रहा है, सर प्रीवियस ईयर पे ही टैक्स लिया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है आज का, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। सेक्शन 176, सेक्शन 176 क्या कहता है, डिसकंटिन्यू बिजनेस, राइट। इसका मतलब यह है कि कोई भी बिजनेस बंद हो रहा है मतलब वाइंड अप हो रहा है ना, क्या हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है। और अगर कोई भी बिजनेस वाइंड अप होगा तो आपको वाइंड अप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वाइंड अप सर्टिफिकेट से पहले आपको वाइंड अप सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नो ड्यू सर्टिफिकेट ले। सर ऐसा क्यों होगा, हम बिजनेस कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, बंद कर रहे हैं तो दिक्कत है। मैंने कहा देखो, आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, राइट।
बिजनेस बंद हो जाएगा तो गवर्नमेंट नोटिस किसको भेजेगा? कंपनी को भेज नहीं सकता, क्योंकि कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, कंपनी एज अ सेपरेट पर्सन खत्म हो गया। अब अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने अपने पल्ले झाड़ लेंगे बाद में कि भैया हमारी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, उसकी बनती है, एक्स की बनती है, वाई की बनती है, जेड की बनती है। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट कहती है भैया आपको वाइंड अप सर्टिफिकेट तभी इशू होगा, डिस्क्लोज सर्टिफिकेट, वाइंड अप सर्टिफिकेट तभी इशू होगा जब आप पहले टैक्स डिपार्टमेंट से नो ड्यू सर्टिफिकेट ले आइए। तो ऐसे टाइम पे भी आपको प्रीवियस ईयर में पहले टैक्स देना पड़ता है। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर में ही पहले टैक्स देके नो ड्यू सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर आप वाइंड अप की ओर बढ़ते हो, फिर आपकी कंपनी वाइंड अप हो सकती है या बिजनेस वाइंड अप हो सकता है लीगली। ठीक है बेटा, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।